हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्त बिल्कुल स्वस्थ और ठीक होंगे दोस्तों। ठीक है, जा रहे हैं क्लास करने के लिए। आज फिर से बजट का क्लास होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं। उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि बजट में आज क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हम आप सभी दोस्तों को पिछले वाले वीडियो में बात कर लिए हैं बजट के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, तो उससे आगे ही पढ़ाई होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे, इकोनॉमिक्स का बजट वाला चल रहा था दोस्तों क्लास। तो वही पढ़ाई हुआ है दोस्तों, बजट के बारे में आगे बताई हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं। तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो मैंने आप सभी दोस्तों को बता ही दिया था कि राजस्व घाटा क्या होता है, उसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, उसके बाद दोस्तों राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, आपको हमने बता ही दिया है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है जो यह घाटा है, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा या प्राथमिक घाटा। तो इसमें 2022-23 में कितना परसेंट रहा है, कितना लाख पैसा आया है, और 2023-24 और 2024-25 जो बजट आया है इसका जो आंकड़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो हम आप सभी दोस्तों के मोबाइल स्क्रीन पर लगा दिए हैं, वीडियो रोक कर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही सुटेबल आंकड़ा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जरूर से ज़रूर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के बीच संबंध। ठीक है, तो आइए आप सभी दोस्तों को भी बता देते हैं। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे के बीच संबंध 3 प्रकार से होता है। पहला संबंध यह होता है कि यदि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा से अधिक हो। ठीक है, क्या राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा से अधिक। तो आपको यहाँ पे जानना होगा कि राजस्व घाटा क्या होता है और राजकोषीय घाटा क्या होगा, तब आपको समझ में आएगा क्लियर। ताकि आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। राजस्व घाटा उस घाटे को कहते हैं जब हम राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ को घटा देते हैं। अब बात आता है कि राजस्व व्यय क्या होता है। तो इसमें आता है कि जो हम पेंशन पर पैसा सरकार देती है, सब्सिडीज पर जो पैसा सरकार देती है, या छात्रवृत्ति पर जो पैसा देती है, वह सभी आता है राजस्व व्यय में। वहीं बात की जाए राजस्व प्राप्तियां में, तो राजस्व प्राप्तियां में जैसे कि जितना भी फी है, जितना भी टैक्स है, जितना भी दोस्तों PSU की आय है, या दोस्तों ऋण से आय जो प्राप्त हो रहा है, वह सभी आएगा कितने, राजस्व प्राप्तियों में। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल में आया है कंडीशन नंबर 1 में कि जो राजस्व घाटा है राजकोषीय घाटे से अधिक। तो राजस्व घाटा क्या होता है, तो आपको हमने बता दिया कि इतना चीज़ शामिल होता है। अब बात करें राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा को पूरा करने के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा दोस्तों। ठीक है, तो अब सवाल में दिया गया कंडीशन नंबर 1 में कि जब अधिक हो राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा अधिक, तब क्या होगा। इससे यह होगा कि देश ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को हम लोग पेंशन पर, सब्सिडीज पर, या सरकारी लोगों पर जो व्यय हो रहा है उस पर हम खर्च कर दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और सरकारी काम पर, पूंजीगत व्यय पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। जैसे कि राजस्व घाटा क्या होता है कि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा से कम हो जाए। तो यह कुछ अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। करने का मतलब राजकोषीय घाटा मान लीजिए कि हम 10 करोड़ का लोन लेकर आए और राजस्व घाटा मान लीजिए कि 7 करोड़ का है, तो हम 3 करोड़ जो बच जाएगा उस बचे हुए पैसों को हम लोग पूंजीगत व्यय में लगा देंगे, जिससे देश में समृद्धि होगी। कंडीशन नंबर 3 यह होता है कि मान लीजिए कि राजस्व घाटा शून्य हो जाए, यानी कि जो हम पेंशन पैसा दे रहे हैं उस पेंशन को बंद कर दें, सब्सिडीज पर जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे को बंद कर दें दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा शून्य हो जाएगा। अब आता है कि राजस्व घाटा कुछ निश्चित प्रतिशत हो, यानी कि जो ऋण ले रहे हैं राजकोषीय घाटा मान लीजिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ आ रहा है, उसको यहाँ पे समान रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3 में यह बताया गया है कि मान लीजिए जो पैसा हम ऋण लेकर आएंगे डायरेक्ट हम उस पैसों को व्यय कर देंगे कहाँ पे, तो पूंजीगत व्यय पर, जिससे सरकार को आय प्राप्त होगा, और आय प्राप्त होगा जिससे देश समृद्धि की ओर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह 3 कंडीशन था। हम बारी बारी से सभी कंडीशन को बता दिए। किसी भी देश के लिए सबसे अच्छा दोस्तों कंडीशन नंबर 3 होता है कि जहाँ पे पेंशन वगैरह को बंद कर दिया जाए और डायरेक्ट जो पैसा है उस पैसे को पूंजीगत व्यय में लगा दिया जाए। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटे की लाभ दोस्तों, ठीक है। नंबर 1 लाभ यह होता है कि मान लीजिए सरकार दूसरे देश से लोन लेकर आ रही है, तो उस लोन को देश में ही खर्च करेगी दोस्तों, ठीक है। ऋण को खर्च करेगी। खर्च करने से क्या होगा कि उस देश में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, लोगों को उपभोग मांग में वृद्धि होगा। जब उपभोग मांग में वृद्धि होगा तो क्या होगा, उसके लिए सामान बनाना शुरू कर, यानी कि जीडीपी में वृद्धि होगा। जब जीडीपी में वृद्धि होगा, देश का आर्थिक विकास की ओर जाएगा। जब देश आर्थिक विकास की ओर जाएगा तो रोजगार प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये था राजकोषीय घाटे का लाभ। अब बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटे की हानियां दोस्तों, क्या क्या होती है। तो नंबर 1 हानि यह होती है कि देश ऋण जाल, ट्रैप जाल में फंसता चला जाता है। तो ऋण जाल क्या होता है, ऋण जाल उस जाल को कहते हैं कि मान लीजिए जो सरकार लेकर पैसा लेकर आती है, उस पैसों को अच्छी तरीका से खर्च नहीं कर पाती है, और उस पैसे से फिर दूसरा उस ऋण को चुकाने के लिए फिर ऋण लेकर आ जाती है, ठीक है। उस पैसे को फिर चुकाना तो चुकता नहीं कर पाती है, तो फिर तीसरा ऋण लेकर चली जाती है, फिर चौथा ऋण लेकर चली जाती है। यह सिलसिला चलता रहता है। तो इसी सिलसिले को हम लोग कहते हैं ऋण जाल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, दूसरा होता है मुद्रास्फीति भी उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कि सरकार बार बार ऋण लेकर आ रही है और देश में खर्च कर दे रही है, जिसके चलते देश के लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जा रहा है। पैसा ज़्यादा होने के बाद दोस्तों वो मांग ज़्यादा करेंगे, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब बात करें तीसरा कंडीशन, तीसरा में होता है भुगतान संतुलन का नकारात्मक प्रभाव। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि विदेशी देश सरकार ऋण लेकर आ जाए, उस ऋण से क्या करेगी सरकार, अपने देश में खर्च कर दे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि देश में अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो विदेशी जो निवेशक है वह इंडिया में निवेश करना कम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यह होता है भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथा यह है दोस्तों, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है, तो क्राउडिंग आउट यह होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि जो सरकार है बैंकों से ऋण ज़्यादा ले ले, ठीक है। इतना ज़्यादा ऋण ले रहे हैं कि ज़्यादा पैसा बैंकों के पास नहीं नहीं बचे, ठीक है। तो जब मान लीजिए जो प्राइवेट लोग हैं तो वो लोग जाएंगे बैंक से ऋण लेने के लिए, तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा नहीं रहेगा, जिसके चलते वो ऋण कम देंगे। और जब ऋण देंगे तो भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर देंगे दोस्तों, इसलिए निजी क्षेत्र यहाँ पे क्राउडिंग आउट से बाहर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्राउडिंग आउट दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आइए आपको हम बता देते हैं। पहला टॉपिक पढ़ाया है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि कर से जीडीपी अनुपात। यह क्या होता है, जब हम टैक्स में जीडीपी से भाग कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है कर जीडीपी अनुपात दोस्तों, ठीक है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में बताया गया है। तो मान लीजिए कंडीशन नंबर 1 में 100 रुपया जीडीपी है और 10 रुपया टैक्स से ही कलेक्शन हो जा रहा है, तो निकलता है 0.1। तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। एक होता है दोस्तों डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि ऋण जीडीपी अनुपात। यह क्या होता है, तो जब हम ऋण से जीडीपी में भाग कर देते हैं, जितना हम ऋण लिए हैं उसमें जीडीपी से भाग कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है ऋण जीडीपी अनुपात दोस्तों, ठीक है। तो जितना कम रहेगा किसी भी देश के अंदर ऋण जीडीपी अनुपात, उस देश के लिए उतना अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाया हुआ है आज के क्लास में। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम।